वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। रिसेंटली जब आरबीआई ने 34 एप्लीकेशन यानी कि फॉरेक्स ब्रोकर की लिस्ट रिवील की एंड उन्हें यूज करने से मना किया, वार्न किया, तो हमारे वीडियोस के नीचे आप सभी लोगों ने भर भर के कमेंट किए कि क्या सच में ये बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया के अंदर बैन हुआ है, इसके ऊपर क्लैरिटी दीजिए। बिकॉज आरबीआई के सर्कुलर के हिसाब से यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये फेमा एक्ट के तहत अलाउड नहीं है सारे ब्रोकर्स। एंड देखा जाए तो इस लिस्ट में ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर्स के नाम है, बट कोटेक्स एंड पॉकेट ऑप्शन जिसपे हम लोग काफ़ी दिनों पहले वीडियोस बनाते थे, उनके नाम यहाँ पर जो शामिल नहीं है। बट देखिए दोस्तों, आरबीआई ने इस सर्कुलर के अंदर ये भी लिखा है कि यार जिन एप्लीकेशन के नाम, जिन कंपनीज के नाम हमें मालूम थे, उन्हें यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी कंपनी का नाम इसके अंदर नहीं है तो वो अलाउड है। तो बेसिकली कंप्लीट सेक्टर को ही यूज करने से मना किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में समझते कि एक्चुअली फेमा एक्ट है क्या एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग को यूज करने से मना क्यों किया जा रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाइनरी ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग का फ्यूचर इंडिया के अंदर क्या होने वाला है। देखो दोस्तों, आपको जो इसे शुरुआत से समझना पड़ेगा। हम लोग पहले जाते हैं फ्लैशबैक के अंदर। अब ये कोई पहली बार नहीं है जब आरबीआई ने फॉरेक्स ब्रोकर के ऊपर सर्कुलर जारी किया है। सबसे पहले 2011 में, लिटरली 2011 में एक्चुअली सबसे पहला सर्कुलर आया था। और यहाँ पर मैं उसे पढ़ के आपको जो सुना देता हूँ कि बैंक्स वर एडवाइज टू एक्सरसाइज ड्यू कॉशन एंड बी एक्स्ट्रा विजिलेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मार्जिन पेमेंट्स बीइंग मेड बाय पब्लिक फॉर ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इट्स नॉट अलाउड थ्रू फेमा एक्ट वगैरह वगैरह, राइट। तो लिटरली 2011 में सबसे पहला यहाँ पर जो सर्कुलर आया था एंड उसके बाद हर 2 साल में आरबीआई ने एक सर्कुलर डेफिनेटली निकाला है। उसके बाद 2013 में सेम सर्कुलर आया, उसके अंदर भी फेमा एक्ट, फॉरेक्स ट्रांजैक्शन मेंशन था। उसके बाद 2015 में भी सेम सर्कुलर आया। उसके अंदर एक और चीज थी, 2015 में एक्चुअली आरबीआई ने क्रॉस करेंसी ट्रेडिंग को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया। पब्लिक अब जो क्रॉस करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रेडिंग कर सकती थी। एग्जांपल आपको बताता हूँ, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जीपीवाई आईएनआर। तो यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा, ये तो करेंसी पेयर है, बेसिकली ये तो फॉरेक्स ट्रेडिंग ही हुआ, तो ये क्या सच में इंडिया के अंदर अलाउड है? तो बेसिकली 2015 से इंडिया के अंदर ये सारी चीजें अलाउड है। बेसिकली आप फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी कि जो करेंसी पेयर्स के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हो। बट यहाँ पर इंडिया के अंदर कुछ ट्विस्ट एंड कुछ कंडीशन है, इस वीडियो के अंदर हम लोग वो भी समझ लेते हैं। अब देखो दोस्तों, फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी कि सिंपल भाषा में करेंसी ट्रेडिंग, राइट। आरबीआई की कंडीशन ये है कि अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है कि उस करेंसी पेयर्स के अंदर आईएनआर कंपलसरी या कॉमन होना चाहिए। और रेगुलेटेड ब्रोकर्स लाइक जीरोधा, अपस्टॉक के थ्रू अगर आप जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। इवन आप जो अगर जाके अपस्टॉक के अंदर या फिर जीरोधा के अंदर जाके सर्च करोगे यूएसडी आईएनआर, तो आपको मिल जाएंगे सारे करेंसी पेयर जिनमें आप जो है नॉर्मल शेयर की तरह ट्रेडिंग कर सकते हो। देन 2015 के बाद अब 2022 में और एक सर्कुलर आया जहां पर आरबीआई ने 34 एप्लीकेशन यानी कि जो ब्रोकर के नाम अनवील किए, रिवील किए। तो पहले नाम ने मेंशन किए थे, अब इस सर्कुलर में एक्चुअली नाम बताए गए, राइट। तो चलिए दोस्तों, आखिर हम लोग समझते हैं आरबीआई इसे अलाउड क्यों नहीं कर रहा एंड आपको यूज करने से इसे मना क्यों किया जा रहा है। तो उसके लिए हमें जो फॉरेक्स ट्रेडिंग को डिटेल में समझना पड़ेगा। देखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी कि जो करेंसी ट्रेडिंग, जहां हम लोग जो अलग अलग देशों की करेंसी पेयर्स के ऊपर ट्रेड करते हैं, जैसे कि यूएसडी आईएनआर, जीबीपी, जेपीवाई। तो यहाँ पर ये बस ऑनलाइन ट्रेडिंग तक लिमिटेड नहीं है। आपको लगता है कि ये बस ऑनलाइन ट्रेडिंग तक लिमिटेड है, बट ये फॉरेक्स एक्चुअली जो है बहुत ही बड़ा सेक्टर है जहाँ पर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आता है। इसके अंदर आप जो किसी दूसरे देश के साथ जब आप बाय एंड सेल कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो ये भी इसके अंदर आता है। तो बेसिकली ये फॉरेक्स वर्ड बना ही है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन का एफओआर और एक्सचेंज का ईएक्स, इस तरीके से बना है फॉरेक्स। फॉरेन एक्सचेंज यानी अगर आप किसी दूसरे देश से कुछ चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो यानी कि खरीद रहे हो, तो आपको उनको डॉलर्स में या फिर उनके करेंसी में पेमेंट करना होगा। वो हमारे गांधी जी को, इंडियन रुपीस को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, राइट। तो इस केस में आप इंडियन रुपीस को डॉलर के साथ एक्सचेंज करते हो, ये हो गया फॉरेन एक्सचेंज। और फिर उस डॉलर को आप जो स्पेंड कर सकते हो चीज़ों को खरीदने में। अब ये डॉलर आपने जो एक्सचेंज करके यूज़ किया, ये हमारे आरबीआई के फॉरेन रिजर्व से घट जाते हैं एंड कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि उनके फॉरेन रिजर्व घटे। इसलिए तो डॉलर इंडिया में लाने के ऊपर कोई भी ज़्यादा हार्श रूल्स नहीं है।
जैसे अगर कोई भी माल आप बेचते हो बाहर की कंट्री को, तो वो आप जो इंडिया के अंदर डॉलर्स ला रहे हो, जैसे कि हम यूट्यूबर्स जो बेसिकली यूट्यूब को जब हमें पेमेंट करना होता है तो हम तो डॉलर्स में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें तो इंडियन रुपीज चाहिए। तो यूट्यूब बेसिकली डॉलर को इंडियन रुपीज के साथ एक्सचेंज करता है, देन हमें पेमेंट करता है, राइट। यहां तक आपको जो आई होप कि सारी चीजें क्लियर है। एंड इसी एक्सचेंज को कंट्रोल यानी कि लिमिट करने के लिए आरबीआई ने 1990 में फेमा को बनाया। इसका मतलब क्या होता है फेमा का? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब इसी को बार बार आरबीआई अपने सर्कुलर के अंदर मेंशन करता है कि यार फेमा एक्ट के तहत ये सारी चीजें अलाउड नहीं है, बिकॉज फेमा एक्ट इसी के लिए लाया गया था कि यार इन सारी चीजों के ऊपर लिमिट रखे कि कितना यहाँ पर आप जो इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, बिकॉज इसकी वजह से अपना जो रिजर्व कम ज्यादा होता है। अब देखिए दोस्तों, सवाल ये कि क्या ये जो ट्रेडर इन एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं क्या सच में फेमा एक्ट को वायलेट कर रहे हैं, एंड अगर ये सच में कर रहे हैं तो वो कैसे? देखिए, जब भी कोई ट्रेडर इन एप्लीकेशन को यूज करता है, जब इन एप्लीकेशन के अंदर पैसे डिपॉजिट करता है, तो वो इंडियन रुपीज में पैसे डिपॉजिट करता है, राइट। तो जब यहाँ पर आप पैसे डिपॉजिट करते हो तो वहां पर उस एप्लीकेशन के अंदर आपको जो पैसे डॉलर में नजर आते हैं, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर आप जो इंडियन रुपीज को डॉलर के साथ एक्सचेंज तो कर रहे हो, बट यहाँ पर अगर कोई ट्रेडर पैसे डिपॉजिट करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर ऑनलाइन बैंकिंग मेथड का यूज कर रहा है, तो उस केस में वो जो पर्सन डायरेक्टली उस यूएस कंपनी को या फिर उस फॉरेन कंपनी को डायरेक्टली पेमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो ट्रांजैक्शन हुआ करेंसी एक्सचेंज का, बिकॉज यहाँ पर आप जो डायरेक्टली अपनी इंडियन रुपीज को उस फॉरेन कंपनी को एक्सचेंज कर रहे हो, डॉलर के साथ एक्सचेंज कर रहे हो, तो यहाँ पर आप या फिर वो ट्रेडर जो फेमा एक्ट को वायलेट कर रहा है और आरबीआई को ये ट्रांजैक्शन आसानी से मिल जाते हैं। और यहाँ पर काफी लोगों को इसी के चलते जो है काफी वार्निंग मेल्स वगैरह भी मिल चुके हैं। अब यहाँ पर इन सारे ब्रोकर्स को ये चीज़ें पता है और इसी से बचने के लिए या फिर उनके क्लाइंट को बचाने के लिए इन लोगों ने अलग अलग तरीके का मेथड यूज़ करने लगे। जैसे कि यहाँ पर आपको जो अब जो प्रमोट किया जाता है, आप जो यूपीआई से पेमेंट करो या फिर ऑनलाइन बैंकिंग से यूज़ करो या फिर लोकल बैंक ट्रांसफ़र यूज़ करो। तो बेसिकली जब आप यूपीआई का यूज़ करते हो डिपॉजिट करने के लिए पैसे, तो वहाँ पर आप जो यूपीआई यानी कि किसी एक इंडियन कंपनी को ही पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो और वो इंडियन कंपनी आगे जाके किसी तरीके से इस फॉरेन कंपनी को पैसे ट्रांसफर करती है। बट यहाँ पर आप जो उस डायरेक्टली उस फॉरेन कंपनी को पैसे ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, आप जो किसी इंडियन कंपनी को ही पहले पैसे आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली आपके इंडियन रुपीज डायरेक्टली उस फॉरेन करेंसी के साथ एक्सचेंज नहीं हो रहे। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो यहाँ पर आप जो फेमा एक्ट को वॉलेट नहीं कर रहे हो जब तक आप जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते हो। बट देखिए दोस्तों, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ये चीज़ें गलत है, बिकॉज अगर किसी गवर्नमेंट कोई आरबीआई हमें अगर इसे यूज़ करने से मना करना है तो यहाँ पर डेफिनेटली उसके पीछे कोई रीज़न होगा। तो यहाँ पर आपने सोचा होगा कि यार डायरेक्टली इसे यूज़ करने से मना करने से अच्छा आरबीआई इसे बैन क्यों नहीं कर देती। अब देखिए दोस्तों, इन्हें बैन करना इतना आसान नहीं होता। अब ये सारे जो एप्लीकेशन या फिर जो ब्रोकर्स है किसी अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, तो डायरेक्टली इन्हें बैन नहीं किया जा सकता है। एंड समझो मान लो इनकी वेबसाइट या फिर इनके एप्लीकेशन को ब्लॉक भी किया गया, तो यहाँ पर ये जो अलग अलग दूसरे एप्लीकेशन या फिर दूसरे वेबसाइट से फिर से रिलॉन्च करते हैं। तो यहाँ पर ये आरबीआई का काफ़ी दिनों से दिक्कत चल रही है और काफ़ी दिनों से ये वॉर चल रहा है। तो इंस्टेड ये जो है अपने ट्रेडर्स को ही, अपने यूजर्स को ही वार्न करते यूज करने से। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि यार इन सारी चीजों का, बाइनरी ट्रेडिंग का, फॉरेक्स ट्रेडिंग का फ्यूचर इंडिया के अंदर क्या होने वाला है। बिकॉज ये एप्लीकेशन वैसे रहने वाले इंडिया के अंदर, बिकॉज डायरेक्टली जैसे मैंने आपको बताया इन्हें डायरेक्टली बैन नहीं किया जा सकता या फिर कंप्लीटली खत्म नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है मेरी ओपिनियन में इन सारे यूजर्स को हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा आरबीआई की कंप्लीट क्लियर गाइडलाइंस का। क्या इसके ऊपर लिमिट लाया जा सकता है, जैसे कि क्रिप्टो के अंदर 30% टैक्स ब्रैकेट डाल दिया, तो वैसे ही शायद मुझे लगता है कि आगे चल के इसके ऊपर भी कुछ क्लियर चीज़ें मिल जाए। तो आई होप गाइज आपको जो इंडिया के अंदर फॉरेक्स का सिनारियो क्या है एंड फॉरेक्स का इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है आपको आइडिया लग चुका होगा। अगर आपके कुछ भी डाउट है वीडियो के नीचे आप जो कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।